आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 14 यानी कि 1 से लगाकर 14 तक जितने सारे चैप्टर हैं उन सबके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो सारे सारे हम आज डिस्कस करेंगे। एंड साथ में जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं यानी कि महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो आज की जो क्लास है लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेगी। और अगर आपको सारे सूत्र आते हैं तो बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले जो एग्जाम में सीधे पूछते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो क्वेश्चंस में लग रहे हैं और कुछ ऐसे डिफिनेशन जो हमें एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि अ ब स द वाले में पूछते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। ये हम सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे लास्ट वाला चैप्टर है यानी कि 14 चैप्टर जो है प्रायिकता, जिसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, फॉर्मूले और जो फिल इन द ब्लैंक से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो सारे सारे हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कह सकते हैं या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहले नीचे लिखते हैं संभावित घटनाएं। संभावित घटना। संभावित घटना का मतलब क्या हो गया? इसको हम कुल घटना भी लिख सकते हैं। संभावित घटना का मतलब जैसे किसी पासे को हम फेंकते हैं तो उसके अंदर संभावित घटना 1 2 3 4 5 6 6 तक आ सकता है। इसके मतलब संभावित घटना कितनी हो गई? टोटल इसकी 6 हो गई है। और जो हमसे पूछा है यानी कि अनुकूल घटनाएं, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। घटना या फिर अनुकूल घटनाएं भी लिख सकते हैं या अनुकूल घटना भी लिख सकते हैं, जो भी ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले संभावित जितनी सारी घटना घट सकती है वो तो हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? नीचे की तरफ। और बाकी जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर वो हम लिखेंगे ऊपर की तरफ। इसी तरह से हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखिए कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट भी हैं कि जैसे अगर मुझे यहाँ पे पीई बाहर निकालना हो इस तरह से, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला सब जनों ने देखा होगा, पर इसका फॉर्मूला जो है शायद किसी ने नहीं बताया होगा, तो हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो है पीई बार। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? वही फॉर्मूला लिखते हैं कि संभावित घटना है, संभावित घटना, यहां लिखते हैं संभावित घटना। और दूसरा संभावित घटना के साथ साथ में अब ऊपर क्या लिखेंगे हम? यहाँ तो अनुकूल घटना है और यहाँ लिखेंगे जो भी घटना नहीं घट रही है यानी कि प्रतिकूल घटना है। जो भी घटना प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, प्रतिकूल घटना है, प्रतिकूल घटना। इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 नहीं घटने की प्रायिकता कौन सी होगी? तो 6 घटने की हम निकाल लेते हैं और 6 नहीं आने की प्रायिकता निकालेंगे तो 6 कितनी बार नहीं आ रहा है, तो प्रतिकूल घटना है, हम देख लेते हैं। इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किसी भी इवेंट के अंदर घटना घटने की प्रायिकता को हम बोलते हैं पीई और एन प्लस, फिर लिखते हैं घटना नहीं घटने की, लिखते हैं पीई बार। इस तरह से ये तो घटना घटने की, ये घटना नहीं घटने की, इसका योग हमेशा होता है हमारे पास में 1। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है? जब मान लो इसकी घटनाएं दे रखी तो हम इसको उधर भेज सकते हैं, नहीं की निकाल सकते हैं, नहीं की दे रखी तो इसको उधर भेजते हैं और घटने की निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो प्रायिकता होती है हमारे पास में, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो से हमेशा बड़ी होती है। किसी भी घटना घटने की जो प्रायिकता होती है या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर, एक से छोटी और एक के बराबर। इस तरह से एक बार इसको वापस समझते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक से क्या होती है? छोटी होती है। एक हो सकती है जीरो से बड़ी होती है, इसका मतलब जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। अगर आपको याद रखना है तो ऐसा रखिए, इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस दिन हमारे पास में एक इस साइड में लिख दिया जाए, जैसे मान लो इस तरह से एक हमारे पास में इस तरह से एक लिख दिया और हम बीच में हमने लिख दिया पीई और यहाँ हमने लिख दिया जीरो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हम साइन कैसे लगाएं। तो इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ऐसे रखो, जैसे ये आदमी है, एक आदमी खड़ा है, ये कोई तीर लगाएगा, तीर ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा तीर लगता है, इसको लगेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा और सामने जीरो हो जाएगा और साथ में हमें बराबर लगानी। ऐसे कभी ऐसा पूछे तो ये आदमी इधर खड़ा हुआ है, इधर से एक तीर लगा रहा है, इस तरह से इसके लगी और ये लगने के बाद में जीरो हो गया, इस तरह से। तो आप याद आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर कंसेप्ट तो है ये कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक से छोटी या बराबर होती है और जीरो से बड़ी होती है या बराबर होती है, इस तरह से। अब जो मेन बात ये है कि हमने अभी देखा, हमने ये देखा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से बड़ी होती है या जीरो होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी जीरो है यानी कि कोई भी प्रायिकता है, अगर कोई भी प्रायिकता अगर जीरो है, प्रायिकता का मान मतलब पीई का मान, पीई का जो मान है वो जीरो है, तो उसे हम बोलेंगे असंभव घटनाएं। क्या बोलेंगे? असंभव। जैसे एक थैला है, उसके अंदर पीली गोलियां रखी हुई है और हम उसमें से लाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाल तो है ही नहीं, कैसे निकलेगी? असंभव हो गई। इसका मतलब जिसकी प्रायिकता जीरो होती है वो कहलाती है असंभव घटनाएं, असंभव
घटनाएं कहलाती हैं। इस तरह से हमें याद रखना है, ठीक है। और अभी मैंने देखा कि जिसकी जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, एक से छोटी होती है। तो जिसकी प्रायिकता यानी कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, मतलब पीई, पीई इवेंट, अगर उसका मान एक है तो उसे हम कौन सी घटनाएं बोलेंगे? वो होती है निश्चित घटनाएं, मतलब वो घटना घटेगी ही घटेगी। कैसे? अगर मान लो किसी थैले के अंदर पीली गोलियां रखी हुई है और उसमें से हम एक पीली गोली निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीली ही निकलेगी। क्या लाल निकल सकती, क्या नहीं निकल सकती? तो हर बार जब भी हम उसमें हाथ डालेंगे, निकालेंगे गोली, तो हमेशा पीली गोली ही निकलेगी। इसका मतलब वो निश्चित घटनाएं हो गई, निश्चित घटनाएं। इसे हम बोलेंगे निश्चित, जो फिक्स्ड होती है, निश्चित घटना इसे हम बोल सकते हैं, घटनाएं बोले। ये इम्पॉसिबल घटना है और ये फिक्स घटना है, फिक्स इवेंट है, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज और रह गई है जो देख लेते हैं हम आराम से। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। एक, जितनी सारी घटनाएं हैं, यानी कि जितनी सारी प्रारंभिक घटनाएं हैं, हम उन सबका अगर योग करते हैं, जैसे अगर मैंने कोई पासा फेंका, मान लीजिए मैंने कोई पासा फेंका और पासे के अंदर मैंने कहा कि एक आने की, दो आने की, तीन आने की, चार आने की, पांच आने की और छह आने की, इन सबकी अगर हमें प्रायिकता पूछे तो आप इन सबका अगर योग करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछेगा कि जो जितनी सारी प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब एक से लगाकर छह तक जितनी सारी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे। तो उसके आगे एक शब्द लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक, यानी कि जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, प्रारंभिक ऐसा बोलेंगे, प्रारंभिक घटना का योग, जितनी सारी प्रारंभिक घटना या प्रारंभिक प्रायिकता, प्रायिकता कह सकते हैं, प्रारंभिक घटना या फिर प्रारंभिक की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सभी का योग, सभी का योग हमेशा क्या कहलाता है? एक कहलाता है। देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शब्द प्रारंभिक लिखा हुआ है और एग्जाम में जब हमसे प्रारंभिक पूछा तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारंभिक का मतलब क्या है। प्रारंभिक का मतलब एक से लगाकर छह तक जितनी सारी घटनाएं, उन सबका अगर हमारे पास में योग किया जाए, मतलब प्रायिकता का योग किया जाए, तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास में कितना आता है? 1 आता है। अब ये तो थे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ फैक्ट। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। जी, तो अब हम देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 13 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक फॉर्मूला हमेशा पूछता है और कुछ एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से, 13 चैप्टर से पूछता है। और हमारी बुक के अंदर वो क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं क्योंकि अभी जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है लगभग रिसेंटली, अब कह सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर, उसके तो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो उसमें से हटा दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये एक नंबर के या दो नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले और फिर इसके फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी, यानी कि जिसके अंदर हम देखते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक वाला। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं माध्यिका। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास में माध्यिका, और वो फॉर्मूला है हमारे पास में। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, जैसे जैसे पूछा है आपसे, ये एक है, चार है, तीन है, पांच है, सात है, चार है या छह है, इन सब का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो ऐसा तो हमारे चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? देखिए ये x है, ये x है, ये भी x x मानते हैं ना अपन, ऐसा है। तो अगर इसका हमें माध्य निकालना है तो हम लिखते हैं x बार, फिर ये x1 है, ये x2, x3 है, तो ऐसा लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस, ऐसे जितने x हैं उसके पीछे हम लगा देंगे n, मतलब अगर 10 होगा तो यहाँ 10 लगा देंगे, n बटावा ये कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। जैसे 7 है तो नीचे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अगर ये 10 है तो नीचे कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे n है, n का मतलब ये जितने होंगे तो नीचे कितना लगा देंगे? हम n लगा देंगे, इस तरह से। माध्य का एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा, फिर माध्य का सेकंड फॉर्मूला आता है जिसे हम लिखते हैं x बार से, और वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और अपॉन के अंदर लिखते हैं हम सिग्मा एफ आई, इस तरह से। यानी कि ये फॉर्मूला किसका है? ये भी माध्य का है, लेकिन कब? जब ये संख्याएं रिपीट होती है या फिर जो क्वेश्चन हमारे पास में वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं, तब इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर हम देखेंगे अगर जो हमें माध्य निकालना है, अगर वो प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तब तो हम ये लिखेंगे, इसको कौन सी विधि बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको हम। लेकिन अगर हमें इसके अंदर एक विधि और होती है जिसे हम बोलते हैं पग विचलन या फिर कल्पित। तो दो विधि और हैं। अगर यही माध्य अगर मैं कल्पित से निकालूं, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य अगर हम निकालें, अच्छा नाम से स्पष्ट है कल्पित का मतलब क्या हो गया। देखिए कल्पित माध्य का मतलब होता है हम उसमें से उस पूरे जो हम सवाल सोल्व करते हैं उसके अंदर हम एक कल्पना करके कोई सा भी एक ए मानते हैं और उस ए को हम उस पूरे सब में से घटाते हैं। अगर आपको याद हो तो देखिए उस ए को हम घटाते हैं, तो जिस ए को हम घटा रहे हैं उसी ए को हम यहाँ जोड़ देते हैं और फिर ऊपर लिखते हैं यही वाला फॉर्मूला, यानी कि सिग्मा
एफ आई, और वहां एक्स नहीं होके डी होता है, तो यहाँ लिखते हैं डी आई अपॉन लिखेंगे सिग्मा एफ आई, इस तरह से। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? कल्पित माध्य से हम क्या निकालेंगे? अगर हम इसका क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य से माध्य निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि पग विचलन से, स्टेप डिवीजन मेथड, विचलन है ना, विचलन, पग विचलन से हम क्या निकालेंगे? माध्य अगर निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला एक्स बार लिखते हैं इस तरह से। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो पग विचलन विधि है वो कल्पित माध्य से थोड़ा सा रिलेटेड है, जैसे ये जो है इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। कैसे करेंगे? जो हमने, जब हम पग विचलन विधि निकालते हैं, मतलब सोल्व करते हैं उस विधि से, तो सबसे पहले हम ए माइनस करते हैं, मतलब ए माइनस करते हैं, तो इसके अंदर हम ए प्लस करेंगे, एन प्लस, फिर क्या करेंगे? एफ आई, और उसके अंदर यू निकलता है, और यू आई लिखते हैं, और सिग्मा एफ आई लिखते हैं। अच्छा मुझे बताओ यू कैसे निकलता है? यू निकलता है जब भी हमारे पास में ये जो हम उसमें से एक्स, सॉरी, डी की वैल्यू निकालते हैं, डी के अंदर हम किसी न किसी संख्या से भाग देते हैं, तो इसके अंदर देखो यहां हमने कोई चीज घटाई थी इसलिए जोड़ दी, यहां हमने घटाई जोड़ दी, पर इसके अंदर हमें पता है जिसका हम भाग भी देते हैं, तो जिसका भाग देते हैं उसी से हम यहाँ करेंगे इंटू, इस तरह से। तो इंटू किससे करेंगे? एच से। जिस भी संख्या से हमने इस विधि से सोल्व करने के लिए भाग दिया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये तो थे तीनों के तीनों किसके फॉर्मूले हो गए? माध्य के। अब हम चलते हैं माध्यिका की तरफ, एंड जिसे मीडियन बोलते हैं, और मोड की तरफ जिसे हम बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं माध्यिका का फॉर्मूला सारे सारे, ठीक है? तो अब हम देखेंगे माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, देखो वैसे तो माध्यिका जो होती है उसका मेन मकसद ये है कि जो बीच वाली संख्या आ रही है, सबसे बीचों बीच संख्या आ रही है उसका फॉर्मूला रखते हैं। तो माध्यिका के अंदर दो तरह के सवाल पर पूछते हैं, एक एक नंबर के या फिर दो नंबर के। कौन से पूछते हैं? देखिए अगर यही सवाल हमसे पूछा जाता है कि इसके अंदर इसका माध्य निकालिए, वैसे मैंने एक शॉर्ट सवाल डाल रखा है जिसके अंदर इस सवाल को तीनों विधि से हम सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। तो अगर यही जो सवाल है, ये सवाल इसका अगर मेरे से पूछे कि माध्यिका फाइंड करनी है, तो फिर माध्यिका का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए इसको पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्या हो गई हमारे पास में? विषम संख्या हो गई। अगर 7 विषम संख्या है, 7 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ लिखते हैं हम n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 वा पद, ऐसा लिखते हैं, यानी कि वा पद, ऐसा फॉर्मूला है। यानी कि पहले हम n के अंदर एक जोड़ते हैं, फिर इसके अंदर 2 का भाग देते हैं। जैसे इसके इसके आगे बात करें तो पहले इसको हम किसमें बनाएंगे? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और फिर ये कितनी संख्या है? 7 है, तो 7 के अंदर एक जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 4, यानी कि चौथा वाला पद हो जाएगा। ये कब लगता है? जब हमारे पास में n का मान, मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट, जब n का जो मान होगा वो होगा विषम संख्या है, क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाए, तब ये फॉर्मूला हमारे पास में अप्लाई होता है। एंड सेकेंड, अगर ये n का मान, अगर n का मान, n का जो वैल्यू है, n का जो मान है, वो अगर हमारे पास में सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं n अपॉन 2। ये वा पद है, ये उस नंबर वाला पद है। जैसे इसके अंदर अगर मान लो 8 पद होते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? 8 के अंदर 2 का भाग, मतलब चौथा पद और इसके आगे वाला, तो इसका मतलब तो है चौथा पद, ऐसे। और फिर करेंगे प्लस, ये चौथा पद ही है, इसके अंदर एक पद और जोड़ दो, यानी पांचवा पद, ऐसे n बटावा हम करेंगे 2। तो चौथा पद और पांचवा पद इन दोनों के बीच में, एग्जांपल के समझे अगर अपन ऐसा है, तो देखो जैसे मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। अब मुझे हमसे पूछे कि इसकी माध्य ज्ञात कीजिए, सॉरी माध्यिका ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे भाई? इस ये तो बीचों बीच कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इन दोनों को देखो, ये कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 के अंदर 2 का भाग दें, कितना आंसर आया? 2। तो दूसरा पद, ये दूसरा लिखा हुआ है, और इसके अंदर एक जोड़ेंगे तीसरा, दूसरे और तीसरे को जोड़ के हम क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में माध्यिका आ जाएगी, इस तरह से। हम चलते, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है माध्यिका का, वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यिका का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, बड़ा फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है एल। एल क्या होता है? एल होता है निम्नतम सीमा, जो सबसे छोटी सीमा होती है, अपन बोलते हैं एल। फिर लिखते हैं ऊपर की तरफ ऐसे एन अपॉन 2, फिर हम यहाँ लिखेंगे एन अपॉन 2 एन प्लस, सॉरी, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन, यहाँ लिखेंगे हम एफ इंटू हम कर देंगे एच, इस तरह से। फॉर्मूला दोबारा से देख लेते हैं, एल इज इक्वल टू, एल प्लस क्या होता है? एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हम करते हैं एच इसके अंदर, तो ये बन जाता है हमारे पास में माध्यिका का फॉर्मूला बन जाता है। अब हम चलते हैं, क्योंकि माध्यिका के सारे फॉर्मूला आ गए हैं, अब हम चलते हैं किसकी तरफ?
हम चलेंगे बहुलक की तरफ और बहुलक के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए एक बार इसको चलिए अब हम देख लेते हैं जो बहुलक हैं, बहुलक के जितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो जाए जो सर्वाधिक बार आ रहा हो वही इसका बहुलक बहुलक होता है। तो पहली चीज तो लिख देते हैं सर्वाधिक बार, यानी कि सर्वाधिक बार जो भी आ रहा है, सर्वाधिक बार जो भी आता है वही होता है इसका आंसर। सर्वाधिक बार जो है यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर अंग्रेजी में बोले तो जिसकी फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हम बोलते हैं बहुलक। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कहना चाहूँ या एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, दो आ रहा है, चार आ रहा है, दो आ रहा है, इस तरह से, तो इसकी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, दो की है। कितनी बार आ रहा है वो, दो बार आ रहा है, सॉरी तीन बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे हमारे पास में दो, अगर ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन पूछे तब। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जो वर्ग अंतराल वाला है जिसे अपन बोलते हैं, तो बहुलक का हम लिखते हैं, अगर हमें यहाँ निकालना है बहुलक, तो अगर बहुलक निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं एल यानी निम्नतम सीमा, एन प्लस, स्टार्ट करते हैं F1 से, F1 माइनस F0, और यही चीज हम नीचे भी लिखते हैं, देखो F1 माइनस F0। लेकिन 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 हम क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखते हैं, लेकिन माइनस इसमें से F2 करते हैं, तो यहाँ F2 माइनस कर रहे हैं तो ये आगे भी आप यहाँ 2 लगा दो इस तरह से, बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है इस तरह से, और इनटू हम कर देते हैं H इस तरह से, और ये आपके बन जाएगा बहुलक का फॉर्मूला इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारे पास में बहुलक का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं इसमें देख लेते हैं जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर तो हमें सवाल नहीं दिया गया है, बट फिर भी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या। अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, देखिए कि हमारे पास में जो है माध्यक, माध्यक अगर हमसे पूछ ले कि चार है, माध्यक अगर हमसे पूछ ले चार है, और किसी की भी मतलब माध्यिका दे रखी है, माध्यिका, माध्यिका हमारे पास में दे रखी है पांच, और हमसे पूछा है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं तीन माध्यिका बराबर बहुलक एन प्लस, लिखते हैं दो, सॉरी लिखते हैं हम दो माध्य, यस बिल्कुल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है तीन माध्यिका, क्या लिखते हैं, तीन माध्यिका एंड लिखते हैं बराबर बहुलक, बहुलक एंड करेंगे प्लस, बहुलक करेंगे प्लस दो माध्य, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका क्या है, देखिए याद कैसे रखेंगे, जिसके जिसके अंदर भी आधे आधे शब्द आ रहे हैं उसके आगे हमेशा मतलब संख्याएं लगेगी, दो लगेगी और तीन लगेगी। अब किसके आगे तीन लगाना है, किसके आगे दो लगाना है, जिसके अंदर तीन अक्षर है उसके आगे तीन लगा दो, जिसके अंदर दो अक्षर है उसके अंदर दो लगा दो, और जिसके अंदर चार है उसको रहने दो। तो ऐसा समझो, देखो ऐसा है कि तीन माध्यिका है, मुझे तीन पूरा करना है, तो ये दो माध्यक हैं क्योंकि इसके अंदर आधा लग रहा है, यहाँ पे भी आधा लग रहा है इसलिए हमने तीन लगाया, इसके अंदर तीन शब्द है इसलिए मैंने तीन से इंटू किया, इसके अंदर दो शब्द है इसलिए मैंने दो से इंटू किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तीन माध्यिका है तो यहाँ दो माध्य हैं, तो इसको पूरा तीन करने के लिए एक अकेला बहुलक आता है ताकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। याद कैसे रखेंगे, ऐसे कि तीन माध्यिका हैं और दो दो माध्य हैं, तो दो माध्य के अंदर अगर हम बहुलक जोड़ देते तो तीन आ जाता है, मतलब दो के अंदर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में फटाफट से दीवार के अंदर क्लिक हो जाए। अब अब हम देखते हैं एक जो अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि वर्ग चिन्ह वाला, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पूछा हुआ था। देखिए वर्ग चिन्ह का हमसे एक फॉर्मूला पूछा था, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला पूछा था, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है जो हमारे पास में वर्ग अंतराल होता है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तरह से, तो उसकी निम्न सीमा यानी 10 और 20 को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो उससे निकलता है वर्ग चिन्ह। यानी कि हम कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा, क्या लिखेंगे, ऊपरी सीमा एंड फिर लिखते हैं प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को अगर हम जोड़ देते हैं तब हमारे पास में बन जाता है फॉर्मूला, एन बटा दो करेंगे इस तरह से। तो ये था वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। देखिए इस चैप्टर के अंदर जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ फैक्ट थे वो हमने देख लिए थे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारे पास में है शायद क्षेत्रफल और एरिया, या फिर क्षेत्रफल और वॉल्यूम, यानी कि आयतन, और हम कह सकते हैं क्षेत्रफल। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13। अब हम देखते हैं जो चैप्टर नंबर हमारे पास में 12 लिखा हुआ है उसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे। जो चैप्टर नंबर 12 है, 12 के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसको हम एक झटके में देख लेते हैं। देखिए उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल है, आयतन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जितनी सारी आकृतियां हैं सामने लिख दिया, फटाफट से देखिए। सबसे पहला है वो है घनाभ, हम सबसे पहले देख लेते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले वक्रपष्टी, संपूर्ण पष्टी और आयतन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की।
तो घनाभ का फॉर्मूला क्या है? घनाभ के अगर वक्रपष्टीय हमसे पूछे तो फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए, अगर हम देखें तो ये इसके आधार के परिमाप मतलब आयत के परिमाप को ऊंचाई से इंटू करते हैं तो इसका वक्र पृष्ठ बनता है। ठीक है सर। और इस संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरह से। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरह से। ऐसा हम लिख सकते हैं। आयतन में हमेशा लंबा जोड़ा जाता है, क्षेत्रफल में हमेशा इनके जितने सारे फलक होते हैं उन सबका लिखते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं वक्र पृष्ठीय। फिर हम बात करते हैं इसके, अब हम बात कर लेते हैं घन के बाद में आता है घनाभ, सॉरी घनाभ के बाद में आता है घन। घन का हम देख लेते हैं। घन का फॉर्मूला वक्र पृष्ठ देखें तो उसके अंदर कितने फलक होते हैं? 4, तो हम लिखते हैं 4a²। संपूर्ण पृष्ठ के अंदर 6 फलक होते हैं, 6a²। और आयतन का फॉर्मूला लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, इसीलिए हम लिखते हैं a क्यूब। मैं यहाँ सामने ले लेता हूँ a क्यूब, इस तरह से। फिर चलते हैं नेक्स्ट, घन घनाभ बेलन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ हम लिखते हैं बेलन। और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बेलन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में वक्रपष्टी। वक्रपष्टी क्या होता है? 2 पाई r h। बेलन का परिधि को ऊंचाई से इंटू करते हैं, आधार के परिमाप को ऊंचाई से इंटू करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई r h n प्लस। बेलन के अंदर दो ढक्कन बनते हैं, ऊपर और नीचे, तो उसके अंदर हम जोड़ते हैं पाई r² और साथ में इंटू कर देते हैं 2, क्योंकि एक ढक्कन क्षेत्रफल जैसा मतलब ऊपर वर्ग जैसा वृत्त जैसा और नीचे भी एक वृत्त जैसा, इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो 2 पाई r तो आ जाता है कॉमन, अंदर बच जाता है h प्लस r, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर हम बात करते हैं आयतन का। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है इसके आधार के क्षेत्रफल को अगर हम इंटू करते हैं ऊंचाई से, यानी कि ये हो गया हमारे पास में h पाई r स्क्वायर h, ये होता है इसके आयतन का फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं बेलन के बाद में हम चलते हैं सीधा शंकु के ऊपर। शंकु, शंकु के ऊपर चलें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय होता यही है, पाई की जगह पाई लिखते हैं, आर की जगह आर लिखते हैं, ऊंचाई की जगह तिर्यक ऊंचाई लिखते हैं, और यहाँ 2 नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि मैंने इसके फॉर्मूले एक अच्छे से वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप वहां जाके समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर वीडियो डाल रखा है इसी फॉर्मूले का कि क्षेत्रफल कैसे बनते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय। तो संपूर्ण पृष्ठीय कैसे लिखेंगे? पाई आर एल एन प्लस पाई आर स्क्वायर। इनमें से हम बात करेंगे पाई आर कॉमन निकाले, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, इस तरह से। इसमें से कॉमन क्या लिखा? पाई आर एल हमने लिखा वक्रपष्टी, नीचे एक ढक्कन आता है वो लगा दिया, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसका आयतन की। इसका आयतन एक जैसा होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये इसका 1/3 होता है, ये हमें याद रखना है। बेलन के अंदर पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और शंकु के अंदर पाई आर स्क्वायर ही लगाएंगे, लेकिन इसके आगे 1/3 लिख देंगे, इस तरह से। अब क्योंकि इसके अंदर एक चीज और होती है एल, एल का जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो ऐसा निकालते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ जो एल लिखा हुआ ना, इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? अंडर रूट लगाते हैं और फिर लिखते हैं एच स्क्वायर एंड प्लस लिखते हैं आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में एल का मान। अब हम बात करते हैं गोले की, बात कर लेते हैं, और फिर अर्ध गोले की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास में गोला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठी नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठी होता है, 4 पाई r² होता है। एंड गोले का अगर हमसे पूछे आयतन तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई r³ होता है, इस तरह से। ठीक है, ये गोले का होता है। और यही अगर मेरे से पूछे कि अर्ध गोले का क्या होता है तो इसी से बन जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं अर्ध गोले का। अर्ध गोले का कैसे लिखेंगे? अर्ध गोले का यहाँ होता है 2 पाई r² वक्र पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठी इसका होता है 3 पाई r², 3 पाई r²। एंड यहाँ हम करेंगे इसका आधा, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे r³, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, किसका बन गया है? अर्धगोले का, इस तरह से। तो ये सारे फॉर्मूले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई और फॉर्मूला और कोई और डायग्राम नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं। यानी कि 12 चैप्टर के अंदर क्षेत्रफल के जितने सारे फॉर्मूले थे मैंने सारे लिख दिए। अब आयत वर्ग ये तो हमें पहले से पता है, इसके बिना तो हमें काम चलता नहीं है। इसका मतलब अगर हमसे पूछे वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और फॉर्मूला हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 11 है। 11 के अंदर, यानी जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास में एक सर्कल है, इस तरह से।
और ये इसका मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, इस तरह से मान लेते हैं। केंद्रक। अब सबसे पहले बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, फिर हम इसके जो चैप्टर के अंदर है देखते हैं। वृत्त का अगर हमसे पूछे क्षेत्रफल, हम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, जिसके अंदर त्रिज्या ये तो है सेंटर केंद्रक, और ये इसकी त्रिज्या होती है। अगर वृत्त का हम, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है वृत्त का। अगर वृत्त का हमसे पूछे परिमाप, क्या पूछा है, परिमाप पूछे, वृत्त का परिमाप पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और अब हम देखेंगे जो वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें बनती है जो इस चैप्टर के अंदर हमसे पूछी गई है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त के अंदर एक बनता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, जैसे ये कोई हमारे पास में एक ऐसा वृत्त है, सर्कल है जिसे हम बोलते हैं, ये मान लेते हैं केंद्रक है, केंद्र है, सॉरी केंद्रक नहीं, ये दो त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिज्यखंड। अब ये त्रिज्यखंड है, ये छोटा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, ठीक है, इसे हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्योंकि ये छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा है इसलिए हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर मेरे से पूछे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इसको, देखिए एक बार के लिए, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर हम, आपको पता हो तो, हमारे जो गुरु जी हैं मार साहब हैं, वो हमसे नंबर कैसे देते हैं, नंबर ऐसे देखें 10 में से 5, 10 में से 20, सॉरी 10 में से 8, 20 में से 10, इस तरह से नंबर देते हैं, जो बड़ी संख्या हमेशा लिखते हैं नीचे। तो यही अगर हम इस पर थोड़ा सा समझे इस चीज को, तो ये पूरा जो होता है वो होता है 360 का, यानी कि 360 तो लिखेंगे नीचे, और हमें उसमें से कौन से चाहिए, थीटा डिग्री, यानी कि ये जो कोण है वो है थीटा, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या, इस तरह से। तो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो गया, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हमसे पूछे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं अ, इसके अंदर एक बनता है, अच्छा एक चीज है, जैसे ये त्रिज्यखंड जो लिखा हुआ है ये लघु त्रिज्यखंड है, इसके आगे हम लगाएंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या लगाएंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। हमसे अगर पूछे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है तो हम कैसा लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें अगर दीर्घ का पूछ ले, यही क्वेश्चन है, दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ ले, तब क्या करेंगे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर में से ये वाला फॉर्मूला घटा दो, यानी कि पूरे पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त में से ये वाला हिस्सा घटा दो तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो तब आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर 360, एंड इसकी जगह पे आप ऐसा करो, ये पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, उनमें से ये थीटा माइनस कर दो। मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल पूछे तो एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 360 माइनस थीटा ही लिखेंगे। मजे की बात यह है कि इसको सोल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा, इस तरह से। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक इस तरह से एक सर्कल है, इस तरह से, और यहाँ जीवा द्वारा, अब ये देखो ये जो क्षेत्र बनता है वो जीवा द्वारा बनता है, यानी कि जो जीवा के द्वारा खंड करते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर वाला खंड हो गया बड़ा वाला और नीचे वाला खंड हो गया छोटा वाला, तो ये लघु वृत्तखंड है। वृत्तखंड कैसे बनता है, जीवा के द्वारा बनता है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां हम लिखते हैं पूरा पूरा इस तरह से त्रिज्या। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले के अंदर, तो मुझे ये वाला एरिया ही निकालना है, तो पहले तो ये पूरा पता होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो ये पूरा पता होना चाहिए, इसमें से हम ये वाला माइनस करते हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पूरे का पूरा है त्रिज्यखंड, यानी कि लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही वाला लिखेंगे। और इनमें से ये ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, ये तो है आधार और ये है ऊंचाई। यहाँ जो भी कोण बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। त्रिभुज के अंदर ये आधार मान लो, ये ऊंचाई मान लो, तो आधार भी आर है ऊंचाई भी आर है, तो आर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर, इस तरह से। तो एक लिखने की जरूरत ही नहीं है, आर स्क्वायर अपॉन 2, और फिर साथ में लिखे हैं साइन थीटा। यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वहां लिखेंगे साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे हमने वृत्तखंड का निकाला है छोटे वाले का, अब बड़े वाले का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको
वृत्त में से माइनस कर देंगे, आपके पास में आ जाएगा कि बड़े वृत्तखंड का फॉर्मूला या फिर जो भी क्षेत्रफल होगा वो निकल जाएगा। देखिए दूसरा हम यहाँ लिखते हैं, हाँ जी, अब हम यहाँ लिखेंगे जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, जैसे हम बोलेंगे वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। लेकिन इसके अंदर चाप की लंबाई भी पूछता है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे हमारे पास में कोई एक सर्कल है इस तरह से पूरा पूरा, और इस पूरे का फॉर्मूला होता है 2πr, सबको पता है। लेकिन अगर हमसे इतने से चाप की लंबाई पूछे तो इसे हम बोलते हैं चाप, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे। अगर हमसे पूछे कि वृत्त का चाप, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसका पूरा लिखो, 2πr, 2πr। और यहाँ पे जो अब कोण बन रहा है ये वाला निकालना है। मान लो थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा बटावा हम लिखेंगे 360, और काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? पाई आर थीटा बटावा हम लिखते हैं यहाँ पे 360 इस तरह से, सॉरी यहाँ आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 180, तो मुझे यहाँ पे 180 लिखना है, माय मिस्टेक, यहाँ लिखेंगे 180। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। बड़ी चाप की लंबाई निकालनी है तो कोई बात नहीं है, थीटा जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता है, मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ, चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक डिग्री के अंदर कितना कोण बनता है? जैसे 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 मान लो, देखो देखो मैं आपको समझाऊं, ऐसा देखिए, जैसे यहाँ पे कोई घड़ी है इस तरह से, ऐसे ये घड़ी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये घड़ी जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? मतलब घड़ी की सुई होती है ना, जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे ऐसे चलती है इस तरह से, तो वो जैसे हमसे पूछे कि 30 मिनट में बनाएगा कोण, 15 मिनट में बनाएगा कोण, 5 मिनट में बनाएगा कोण, इस तरह से हमसे पूछता है, तो हम एक बार ये चीज लिख लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर घड़ी जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है वो देख लेते हैं। देखिए पहले मुझे बताइए कि जब घड़ी की मिनट की सुई है ये पूरा एक राउंड करती है, मतलब पूरा एक राउंड करती है, तो कितने डिग्री, मतलब कितने डिग्री कोण बनता है? 360 का। और मिनट कितने लेती हैं? 60। तो यहाँ लिखते हैं, देखो 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब बताओ 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 1 मिनट में बनाएगी, इसका मतलब इसका 60वां भाग, यानी इसके अंदर हम 60 का भाग देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 360 के अंदर अगर मैं 60 का भाग दूं तो हमारे पास में आंसर आता है 6 डिग्री। मतलब अब आपसे पूछे कि 1 मिनट के अंदर घड़ी की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, तो हमेशा 6 डिग्री कोण बनाती है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर, कौन सा, नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसे हम बोलते हैं चैप्टर नंबर 10, वो भी सर्कल से रिलेटेड है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो चैप्टर नंबर आपके हैं 10वां, यानी कि स्पर्श रेखाएं, या फिर हम कह सकते हैं जो छेदक रेखाएं, वो वाले चैप्टर, यानी कि जो वृत्त से रिलेटेड है, यानी कि देख लेते हैं कौन सा है चैप्टर नंबर, हम देखते हैं। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या है वो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास में एक वृत्त है जो हम भी पढ़ के आए हुए हैं, इसके अंदर ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है, इसको टच कर रही है, तो ये होगी स्पर्श रेखा, इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा है। अगर ये वृत्त है इस तरह से, और इसको कोई रेखा इस तरह से काट रही है इस तरह से, तो ये छेदक रेखा, मतलब इसमें छेद करके निकल रही है, इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा बोलेंगे इसको, इस तरह से। ये जीवा के जैसी होती है, जीवा जैसे निकलती है, इस तरह से हम बोलेंगे छेदक रेखा। और एक जो है ये सर्कल है इस तरह से, और एक जो ये दूसरी लाइन खींची हुई है बाहर की तरफ, ये इसको टच नहीं करती है, तो इसका कोई नाम नहीं है, नॉर्मल रेखा है, इसीलिए इसको कोई नाम नहीं दे सकते अपन। क्या नाम देंगे इसको? कोई नाम नहीं है। जो एक रेखा है उससे, तो इस तरह से 3 डायग्राम होते हैं, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा, जो आपके चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहले पूछा जाता है इस तरह से। फिर हम बात करते हैं जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, एक वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जितने इसके ऊपर पॉइंट होते हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहला तो बात ये होगी, स्पर्श रेखा जो होती है कितने बिंदु पर टच करती है? तो फर्स्ट, स्पर्श रेखा जो होती है वो एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। क्या करती है? वृत्त को स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है, पहली चीज। तो दूसरा, अब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? जितने स्पर्श बिंदु हैं उतनी, यानी अनंत। हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से, जैसे जितने इसके ऊपर बिंदु हैं उतनी ही हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात, समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? देखिए एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे, एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे, तो हमने ऐसे लाइन खींच दी, यानी कि समांतर, दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल दो। कितनी? दो
समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। एक बार दोबारा समझेंगे कि जो वृत्त है इसके ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ही खींच सकते हैं, एक तो इधर और एक इधर, या फिर एक इधर और एक इधर, या फिर एक इधर और एक इधर, इस तरह से। तो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं होगी वो ओनली और ओनली दो ही होगी। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें अगर हम, देखो किसी बाह्य बिंदु से, अब हम बात करते हैं बाह्य बिंदु से। मान लेते हैं ये कोई बाह्य बिंदु है और ये हमारे पास में एक वृत्त है इस तरह से, और इसके ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं इस तरह से, तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे से पूछे कि जो स्पर्श रेखाएं हैं किसी बाह्य बिंदु से पहला पॉइंट, अगर हम किसी बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। मतलब किसी एक बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दो खींच सकते हैं, और वो दोनों की दोनों रेखाएं जो होगी वो बराबर होगी। ये P मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। इससे एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी, यानी कि ये दोनों रेखाएं बराबर होगी। PA बराबर होगी PB। हमेशा किसी बाह्य बिंदु से हम जितनी सारी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, दोनों दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हमें अच्छे से पता है। दूसरा दूसरा एक चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो ये स्पर्श रेखा है वो इस त्रिज्या के ऊपर, जैसे यहां देख लेते हैं, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि जो स्पर्श रेखा होती है, या यूं लिख लो, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये भी कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। दोनों ही 90 डिग्री कोण बनाती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो ये 90 का बन जाएगा और ये भी 90 का बन जाएगा। एक और, जो स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, यहाँ पे देखो ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण है और त्रिज्याओं के बीच का कोण है, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। स्पर्श रेखा के बीच का कोण और त्रिज्याओं के बीच का कोण का अगर हम योग करें तो 180 होता है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं शायद एक बार मैं लिख लूं फिर मैं बताऊं। देखो यहाँ हम बोलते हैं एंगल P प्लस एंगल, यहाँ O डाल देते हैं, एंगल P प्लस एंगल O, और इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ इनका मान आ जाएगा 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ये क्या होते हैं, पूरक का मतलब होता है 180 और समपूरक का मतलब होता है, सॉरी, पूरक का मतलब होता है 90 और समपूरक का मतलब होता है 180। इन दोनों का कोण का ये जो योग होता है वो होता है 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल भी इनको बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं जो चैप्टर नंबर 9 है, यानी 9th चैप्टर है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जिसका शायद मेरे को लगता है कि आपको बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे सारे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे वो हम देखेंगे। देखिए, तो जो चैप्टर नंबर है हमारे पास में 10 10 के, जो सॉरी चैप्टर नंबर 9 9 के जो कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक ट्राइंगल है इस तरह से, ऐसा। इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ होता है लंब, यहाँ होता है आधार और यहाँ होता है हमारे पास में कर्ण, इस तरह से। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी एक उन्नयन अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई आदमी यहाँ से देखता है, ये एंगल है थीटा, इस तरह से, ठीक है। आप थोड़ा सोच के देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ सीधा खड़ा हूँ ऐसे, तो ये मेरी आंख है और आंखों के ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनेगा उन्नयन, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, उन्नयन, इस तरह से देखेंगे हम। तो उसके लिए हम आधार कौन सा जिम्मेदार होता है, ये आधार जिम्मेदार होता है। इसका मतलब अगर हम नीचे खड़े हैं और ऊपर की देख रहे हैं तो ये कौन बनता है, इस तरह से ऊपर की तरफ कौन कौन बनता है, जैसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जिसे हम बोलते हैं, वो हमेशा धरातल ये होता है, और सामने जो कोण बनता है ये, इसके सामने हमेशा होता है लंब। लेकिन देखो किसी दिन ऐसा हो गया, मान लो ट्राइंगल ये फिर से मैंने बना दिया इस तरह से, यहाँ कोई चीज है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, देखना यहाँ मैं खड़ा हूँ और नीचे कोई चीज इस तरह से, तो जो मेरा आधार था वो ये था, मतलब आधार कौन सा था, ये वाला, और नीचे देखेंगे इस तरह से तो एंगल बन जाएगा इस तरह से, यानी कि अवनमन का एंगल बन जाएगा। यानी कि हम नमन कर रहे हैं, नीचे की तरफ झुक रहे हैं, इस तरह से हम बोलते हैं इसको अवनमन। लेकिन इसका जो आधार रहता है दोस्तों वो ये वाला रहता है, एंगल हमेशा यहाँ बनता है इस तरह से, तो ये हो जाता है थीटा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अवनमन कौन कौन सा बन रहा है तो ये एंगल बनता है, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर ये एंगल काम नहीं आता, एंगल काम आता है ये वाला। तो फिर हम क्या करते हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, समांतर होती है। इस वजह से हम जो हमारे पास में
समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन जाता है, एक जैसा बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अवनमन वाला एंगल। ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण। कौन सा कोण है, अवनमन कोण कहते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसके बीच में बनता है, दो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच में जो कोण बनता है वो होता है एकांतर कोण। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि आपके अंदर ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, बाकी तो बच गया वो है आधार, इस तरह से जो हमने अच्छे से पढ़ा था। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और देख लो, शायद आपके काम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 6 चैप्टर के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखिए, कभी कभी अगर हमसे पूछे, ध्यान से, अगर हमसे पूछे कि जहां से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक सूरज भगवान है इस तरह से, और कोई लड़की की छाया बन रही है, क्या बन रही है, लड़की की छाया परछाई बन रही है इस तरह से, ऐसे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा, ये वाला। तो जब, अगर एक ट्राइंगल और है इस तरह से, ऐसे, जो ये 6 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं अच्छे से, कि जैसे मान लो ये सूरज है और इसकी छाया पड़ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, ये मान के चलो आप। ये दोनों ही कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि परछाई द्वारा धरातल के ऊपर जो एंगल बनता है वो कोण हमेशा बराबर होता है। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं जो चैप्टर नंबर 8 है, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। उसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखते हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सबसे पहले साइन थीटा। क्या लिखना है, साइन थीटा। इधर लिखना है हमें कोस थीटा, इधर लिखना है हमें टेन थीटा, इधर लिखना है हमें कोट थीटा, इधर लिखना है हमें सेक थीटा, और इधर हमें लिखना है कोसेक थीटा। इस तरह से सबको ऐसे सीरीज है। वापिस देखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसे, और इसके बीचों बीच में आप लिख दो एक, इस तरह से, और इन सबसे आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका, कि अगर मुझे साइन का फॉर्मूला लिखना है, साइन का फॉर्मूला वो किसका उल्टा होता है, यहाँ ऐसे चलेंगे और ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये इसके उल्टा होता है। तो हम अगर लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इस तरह से। और कोसेक का लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, इस तरह से लिखेंगे। अगर मेरे से कोस का पूछे तो मैं कैसे लिखूंगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये किसका उल्टा होता है, सेक का, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे इस तरह से, सेक थीटा लिख लेंगे इस तरह से। अब अगर मेरे से सेक से पूछ रहा है तो इसका उल्टा लिख लो यहाँ पे, कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, ऐसे। टेन का पूछ रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट का पूछ रहा है तो 1 अपॉन टेन थीटा। ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है, इस तरह से। अब वो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, देखिए बड़े बड़े वाले फॉर्मूले कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। बड़े बड़े वाले फॉर्मूले कैसे बनेंगे, देखिए। अगर मेरे से पूछे कि स्क्वायर वाले जितने सारे फॉर्मूले हैं, तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, हम स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। तो आप एक काम करो, इसको यूं याद करो ऐसे। तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे और इधर आएंगे। इसका मतलब पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमेशा एक। सही है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बीच में हम लगा देंगे प्लस, और यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। आए कैसे, स्क्वायर ऐसा होता है तो ऐसे लगाना है, फिर इधर भी ऐसे ही यूं जाएंगे और ऐसे आएंगे। तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर, फॉर्मूला 1 प्लस होता है, यहाँ 10 प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो टेन स्क्वायर और एक का स्क्वायर हमेशा एक होता है, और मैंने सामने लिख दिया सेक स्क्वायर। यहाँ एक आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, 1 प्लस कोट स्क्वायर एंड प्लस सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड लिखेंगे सामने कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो थे तीनों फॉर्मूले। अब इसके उल्टे फॉर्मूले भी बनते हैं। उल्टे फॉर्मूले कैसे, अगर मैं इसमें उल्टा चला जाऊं, जैसे कि देखो एक बार अगर मैं इसमें उल्टा चलूं, देखना दोबारा से देखेंगे हम इसमें उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे, यहाँ से अगर मैं उल्टा चलूं, तो जैसे सीधे चले उसमें प्लस लगा रहे थे, उल्टे में हम माइनस लगाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे और ये सामने साइन स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लगाना है। सेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो सेक इसका स्क्वायर लगाएंगे तो इसका आंसर एक ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, एंड बराबर सामने हम लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे। इसका देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे? उल्टा चलेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस यहां लगाना है, यहां लगाना है। उल्टा चलेंगे तो चलते ही माइनस लगाना है, सीधा चलेंगे तो चलते ही प्लस, चलते ही प्लस, चलते ही प्लस, लेकिन सबके ऊपर हमेशा आएगा स्क्वायर, इस तरह से। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए। वैसे ये सारे जो ये फॉर्मूला हम यहीं से बना सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे तब भी बन जाएगा। जैसे इसको अगर मैं उधर भेजूं, जैसे इसको है ना इधर भेजूं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ये बन जाएगा। और ये जो हमारे पास में सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, इस एक को मैं उधर भेजूं तो सेक स्क्वायर माइनस बन जाएगा। इसको अगर मैं उधर भेजूं, कोट स्क्वायर को उधर भेजो तब भी ये बन जाएगा इस तरह से। पर याद रखने का, डायरेक्ट अगर हमसे पूछ ले तो ये साइड में हमने लिखा हुआ है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका बना सकते हैं। अगर आपने ये जब भी एग्जाम में साइड में ऐसा लिख दो, फॉर्मूला बनाना है, उल्टा चलेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, सीधा लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये फॉर्मूला बन जाएंगे। एक जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, देखिए, जो हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन 1 अपॉन, मैं यही लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास में ये ट्राइंगल है इस तरह से। ट्राइंगल के अंदर हम लिखते हैं, ये तो होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण, जिसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये थीटा है। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लाल बटावा क का, हमें पता है अच्छे से, सबको पता होगा लाल बटावा क का, इस तरह से। ये हिंदी मीडियम के चलता है, और अंग्रेजी मीडियम के अंदर चलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो पीएपी करके लिखते हैं आराम से। तो हम एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। देखिए, तो लाल बटा लंब बटाव कर्ण आधार बटाव कर्ण, ये इस तरह से है। तो इसके ऊपर यहीं से लिखते जाओ। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, स्क्वायर ऑफ ही कर देते हैं, फिर हम लिखते हैं आगे की तरफ। यस, अब हम देख लेते हैं वो वाले फॉर्मूले जिसे हम बनाते हैं एल ए एल का लाल बटा, यहां से लिखने जाओ। देखो, यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन कोस टेन कोट थीटा, इस तरह से। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सेक एंड कोसेक, इस तरह से ऐसा भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा लिखते हैं लंब बटावा कर्ण। और हमने इससे पहले वाला फॉर्मूला देखा था, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो इसके सामने आप कोसेक भी लिख सकते हो। कोसेक थीटा जो है वो होता है कर्ण बटावा लंब, इस तरह से। उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर हम लिखते हैं, साइन की बात में आता है कोस, कोस थीटा। कोस का मतलब होता है आधार बटावा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटावा कर्ण। और ये किसका उल्टा होता है? सेक का, तो हम यहाँ सामने लिखेंगे सेक थीटा, और ये हो जाएगा कर्ण बटावा आधार, इस तरह से। फिर हम लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। तो यहाँ ये किसका उल्टा होता है? कोट का। कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटावा लंब, इस तरह से हम इसके अंदर लिखते हैं, सॉरी, आधार बटावा लंब लिखेंगे इसके अंदर, आधार बटावा लंब, इस तरह से। तो ये तो थे सारे फॉर्मूले वो वाले जो हमें फॉर्मूले के अंदर याद करना था।